बहुत लोगों के एक्सपीरियंस शेयरिंग सुने, पर आज हम उस पिरामिड को बनाने के लिए जो मेन पिलर हैं और जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी, जसविंदर कौर मैम जी, उनसे हम उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे और जानेंगे कि जब भी कोई अच्छा काम करती हैं तो यूनिवर्स किस तरीके से मदद करता है, क्योंकि ऑब्स्टिकल तो आते ही हैं चाहे कोई भी हम काम करें। तो वेलकम वेलकम। नमस्कार नीता मैम। वेलकम जसी मैम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का, पूरी ज्ञान भारत टीम का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, और नीता मैम का, जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मौका देते हैं हमें अपनी शेयरिंग करने का। तो अब तो बहुत कुछ चीजें तो भूल भी गई हैं। जब उस समय मैं आपको याद दिला दिया करूंगी। उस समय जब हो रही होती है तब तो बहुत कुछ होता है, बट अभी वो इवेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो बहुत सारी चीजें तो भूल ही गई हैं। तो जैसा नीता मैम ने बताया, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये सोच ही नहीं थी कि हम पिरामिड के साथ साथ रूम और वॉशरूम्स बनाएंगे। तो पर मैं ये कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स को जो करवाना होता है ना, वो जबरदस्ती करवा लेता है। हमने छोटे पिरामिड वहां पे 2x2 के इंस्टॉल कर किए, तो उसी से बहुत खुश थे हम। बड़ा तो सोच ही नहीं सकते थे कि बड़ा पिरामिड भी आएगा और इतना बड़ा आएगा, वो तो कल्पना ही नहीं की थी हमने। तो सबसे पहले तो पूरी ज्ञान भारत टीम का और सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी डोनर्स का, जिन्होंने अपने कीमती समय से, साधनों से, अपनी ऊर्जा से, अपने भाव से, अपने जो भी वो कर सकते थे, पास रहकर दूर रहकर, तो उन्होंने पूरा सहयोग किया। तभी आज हम यहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए, तो हमने तो सोचा था 15x15 या 18x18 का पिरामिड बन जाएगा तो बहुत है। लेकिन यूनिवर्स ने जो चाहा वो करवा लिया। बहुत सारी रुकावटें आई। पिरामिड कौन बनाएगा, बजट देख के ही, पहले तो जो आर्किटेक्ट गया बजट देख के ही हम हिल गए थे। 45 लाख का बजट दिया, और तब तो हम पहले ही हिल गए थे कि ये तो नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डोनेशन आनी शुरू हुई, और आचार्य जी जिस तरह से इन्वॉल्व होके काम करा रहे थे, सलाह दे रहे थे, तो लग रहा था कि होगा। लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज की तरफ देखते थे तो फिर सोचते थे कि कैसे होगा। लेकिन वो फिर खड़े हो जाते थे ऊपर आकर कि ये होगा, ये पिरामिड के साथ साथ पत्री मैडम का रूम जरूर बनेगा। तो हम सोचते थे रूम कैसे बनेगा, पिरामिड बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन उन्होंने खड़े होके सब करवा लिया। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि हम तो सिर्फ ना धक्के से, साक्षी भाव से देखते रहे कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमारी कोई सलाह नहीं चल रही थी वहां पर, हमारी कोई बुद्धि नहीं चल रही थी। बस जो यूनिवर्स चाहता था वो होता गया। और तब जब पहले वाले आर्किटेक्ट ने बजट दिया तो हम तो हिल गए थे कि ऐसा कैसे, इतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर पत्री सर ने ही याद कराया मुझे, और इंदौर से जो अभी गुप्ता जी हैं उन्हें बुलाया गया। तो सबसे पहले तो उनको ये था कि मुझे इस प्रोजेक्ट से पैसा कमाना है, तो वो अपने सपने लेके बैठे हुए थे। और यहाँ हम कह रहे थे हमें डोनेशन के साथ काम करना है, तो हम, आप जितना सहयोग कर सको, सेवा कर सको, उतना करो। तो जब उन्होंने बजट दिया तो उन्होंने और हिला दिया। तो फिर हम चुपचाप बैठ गए कि अब ये कैसे होगा। फिर आचार्य जी को कहा और पत्री जी को मन में ही कहा कि सर अब आप ही करा सकते हो इस काम को, हम तो जितने घोड़े दौड़ाने थे दौड़ा लिए। 10-15 दिन हम चुपचाप बैठ गए कि जब बनना होगा तब बनेगा, अपने बस का नहीं है। तो पता नहीं फिर उस अभी गुप्ता जी के मन में क्या बदलाव आया, क्या हुआ, किसने किया, यूनिवर्स ने कैसे किया। तो वो आए कि नहीं, मैं सेवा करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं लेना, ना मुझे आने जाने का खर्चा लेना है और ना मुझे होटल में रहने का खर्चा लेना है, मैं सिर्फ सेवा करूंगा। तो जब उनकी फिर मीटिंग हुई, उस समय नीता मैम भी थी, श्रीचंद जी भी थे, और दिल्ली की टीम भी थी। तो उनकी बातें सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो ये कह रहे थे कि मुझे तो इतना 20% या जो भी उनका बनता है वो चाहिए, और कहाँ ये कह रहे हैं कि मैं अपने पास से जो होगा लगाऊंगा। तो खैर पिरामिड बनना शुरू हुआ। तो मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ऐसा लगता था उस समय
कि ये पतरी सर खड़े होके बनवा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आचार्य जी दिन में 5-5 बार जाते थे, एक एक इंच जगह नापते थे, ये कमरा छोटा है, बड़ा होना चाहिए, यहाँ से तोड़ के इसको इधर मिलाओ, तो लगता था कुछ तो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि पतरी सर ही करवा रहे हैं खड़े होके ये काम। और मुझे उस समय हर जितने भी लेबर काम कर रही थी, मुझे सब में पतरी सर ही दिखाई देते थे। तो मैं एक ट्रांस सी स्थिति में रहती थी, और मुझे लगता था कि जैसे मैं सर के लिए खाना बनाती हूँ, सब करती हूँ, तो मुझे वैसे ही करना चाहिए। तो और जो लोग थे वो मुझे कहते थे, पागल हो क्या, वो लेबर को तो आदत होती है टाइम में टाइम खाना, ठंडा खाना, ये सब, और आप ऐसे ऐसे मत करो। और मुझे ऐसा ही लगता था। और फिर मैंने जब आचार्य जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो आपको लग रहा है वैसे ही करो। तो मैं आपको जो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि उस समय जब तक ये पिरामिड बन रहा था, तब तक मुझे पतरी सर ही दिखाई देते थे वहां पर। और जिस तरह से आचार्य जी का इन्वॉल्वमेंट था, सुबह 4:30 बजे उठा के ले जाते थे, मैं ऊपर से नीचे आती थी और तभी मैसेज आ जाता था आचार्य जी बुला रहे हैं ऊपर। फिर ऊपर दौड़ के जाती थी। तो दिन में कितनी कितनी बार तो वो जाते थे देखने, एक एक चीज देखते थे। तो इस तरह से करके पिरामिड बन गया, रूम भी बन गया। अभी रूम का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, और फिर अभी गुप्ता जी चले गए, और फिर ऐसा गए कि दोबारा आए नहीं। फिर लोकल लोगों के साथ मिलके काम किया, बहुत रुकावटें आई। और जब बहुत जोर शोर से मुझे लग रहा था कि जनवरी एंड तक काम हो जाएगा, तो मेरी हेल्थ ऐसी हो गई वहां ठंड की वजह से कि पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। और तब समझ रहा है अब क्या करूं। पर काम तो हो ही रहा था, करना ही था। तो आचार्य जी भी देख रहे थे, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, और दिन में इतने इतने ऊपर नीचे चक्कर लगाने हैं। तो सर को ही सौंप दिया कि सर अब आप ही देखो, मेरे बस का तो नहीं है। तो इस तरह करते करते लेबर ने लास्ट में बहुत परेशान किया, छोड़कर चले गए। कैसे होगा काम, कैसे ये शिवरात्रि तक पूरा होगा। बहुत कुछ हुआ। और कभी तो ऐसा लगता था कि अब फंड्स नहीं है, तो अब आगे कैसे चलेंगे। तो कहीं ना कहीं से फंड्स आ जाते थे। तो बहुत सारी फिजिकल लेवल पे भी, मनी लेवल पे भी, और बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन वो कैसे उससे निकलते गए हमें खुद भी नहीं पता चला। बस आती थी रुकावट, सोचते थे, और फिर अगले ही पल वो सॉल्व हो जाती थी। थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में, एक आध दिन में वो सॉल्व हो जाती थी। फिर खड़े हो जाते थे। तो बहुत लॉजिकल माइंड दौड़ाया कि एसी नहीं लगवाएंगे, ये नहीं करेंगे, अभी जहां जहां से बचा सकते हैं पैसे बचाएंगे। लेकिन यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर था, तो सब कुछ हो गया। और आचार्य जी ने लिख के मैसेज दिया कि पत्री मैडम का रूम बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, जो सामान उस रूम के लिए चाहिए आप जाओ खरीद के आओ, खरीद के लाओ। तो कभी भी उन्होंने मुझसे इस पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान एक भी प्रश्न नहीं पूछा कि ये क्यों किया आपने, या ऐसा क्यों किया। बस यही कहते थे, करो आप, जाओ जाओ जाओ, जो लाना लाओ, जो चाहिए लाओ। तो बस वो होता चला गया। पिरामिड बन गया, हरिहर ध्यान महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। और इसमें वाजपेयी जी ने बहुत सहयोग दिया, अनुपमा जी ने, आश्रम के जो भी मैं तो कहूंगी जितने भी वहां पर वॉलिंटियर्स रहते हैं आश्रम में। क्योंकि जब 10-10, 15-15 लेबर होती थी, तो उनके लिए खाना बनाना, सब सब वो टाइम से करके देते थे। तो हर एक का सहयोग बहुत बहुमूल्य है। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं सामने दिख रही हूँ या कोई और सामने दिख रहा है तो हमने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। अब तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही कि हमने कुछ किया है। जब हम दूसरों को देखते हैं किस तरह से ये पिरामिड बना है, तो ये मन में ये आता ही नहीं है कि कुछ हमने किया नहीं है, हमसे तो करवा लिया गया जबरदस्ती। अगर लॉजिकल माइंड से सोचते तो बहुत कुछ नहीं करते हम, लेकिन वो सब करवा लिया गया। और जब ये सब हो गई तैयारियां, और कार्यक्रम की भी रूपरेखा बन गई, तो आचार्य जी से पूछा, तो ये रूपरेखा है, तो उन्होंने देखा ही नहीं। 2-3 बार मैंने कोशिश की, उनके मोबाइल पे मैसेज भेजा, और उनसे पूछा कि कुछ चेंजेस करने हैं क्या प्रोग्राम में। फिर जब उनसे मुलाकात हुई तब पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हम तो जैसे माता का आदेश होगा वैसे करेंगे, आप लोगों के लिए ये शेड्यूल बनाओ, हमारे लिए नहीं है ये शेड्यूल। हमें तो जैसा आदेश होगा वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो समय आपने स्लॉट दिया है उसी स्लॉट में आएंगे। तो वो भी समझ में आ गया कि ठीक है, ये तो राम भरोसे चलेगा सब कुछ। और वैसा ही चला। कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाती थी इमीडिएटली कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो बिना किसी सोच के वो चेंज करना पड़ता था उस समय। उस समय कोई सलाह नहीं होती थी, कुछ नहीं, बस आ गया आदेश तो ये करना ही है, तो उसी समय करना पड़ता था। और बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ।
और मैं, नीता मैम और संगीता मैम, हम सब सलाह कर रहे थे कि जिन जिन लोगों ने योगदान किया है उनका सम्मान करना है, तो किस तरह से सम्मान करें। हमने अपनी अकल के घोड़े बहुत दौड़ाए दोनों तीनों ने, कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, एनवलप बना के देंगे, स्टॉल डालेंगे, और ये सब किया। तो फिर आखिर में उसी दौरान संगीता मैम ने कहा कि ये जो डोनेशन का पैसा है ये लोक कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें इस पूरे उसमें मिला, जो स्पिरिचुअल हमारे लिए आगे काम आने वाला है सबके लिए। तो संगीता मैम बार बार कह रही थी कि लोक कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए, और इसको ऐसे हम खर्च नहीं कर सकते किसी और चीज के लिए। तो फिर भी लगा कि सम्मान तो करना ही चाहिए कुछ लोगों का। तो फिर ये फाइनल हुआ कि आचार्य जी से पूछेंगे। तो जब आचार्य जी से मैंने पूछा कि ऐसे तीन चार नाम लिए कि उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है, उन्होंने मेरी बात ही पूरी नहीं सुनी, और उन्होंने लिखा डायरी में कि वो हमारा हमारा काम है, इसकी चिंता आप छोड़ दो, किसका सम्मान कब करना है वो हम खुद करेंगे, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करो। तो वो भी एक जिम्मेदारी से हो गया। और जैसे ही आचार्य जी का मैसेज मिला, उससे पहले ही पत्री सर ने मुझे ये कहा कि ये जो डोनेशन का पैसा है, इसे खर्च करने का अधिकार या तो आचार्य जी का है या पत्री मैडम का है। आप में से किसी का कोई अधिकार नहीं है कि आप इसमें से एक भी पैसा खर्च कर सको। अभी तक आपने जितना भी खर्च किया कंस्ट्रक्शन के लिए किया, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन अब आप इस पैसे को एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते। तो मुझे भी समझ आ गई कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, हम इसमें से अपने दिमाग से कि इसका सम्मान करें, उसको लिफाफा दें, वो हम नहीं कर सकते। और सुबह आचार्य जी ने भी यही लिख के दिया मैसेज कि वो हमारा काम है, आपका काम नहीं है। तो वो उस पे मोहर लग गई कि जो मुझे मैसेज दिया सर ने वो बिल्कुल सही दिया, कि इसको खर्च करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसको हम खर्च नहीं कर सकते। और आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि आचार्य जी का ही अकाउंट है जिसमें पैसा आया डोनेशन का, और केवल वही एक साइनिंग अथॉरिटी है, उन्हीं के साइन से पैसा निकलता है बैंक से। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई है, तो हम किसी की गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। एक तो ये मैसेज बहुत कमाल का था, ताकि हमें पता चले कि अगर हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और उस डोनेशन को कैसे खर्च करना है, ये बिना गुरु की आदेश के या गुरु की आज्ञा के हमारा कोई अधिकार नहीं है। और जैसे जैसे हरिहर ध्यान महोत्सव के दिन पास आ रहे थे, तो अभी पत्री मैडम नहीं आई थी, और नीता मैम से, संगीता मैम से, और जो भी टीम के लोग हैं उनसे बात होती रहती थी क्या करना है कैसे करना है। तो मैं रात को सो रही थी, बहुत थक गई थी, सो रही थी। तो पत्री सर आए, और उनके हाथ में टॉर्च थी, और वो मेरी जो एक्सेल शीट थी जिसपे सारे डोनेशन का, जब से डोनेशन आना शुरू हुआ पिरामिड के लिए और अब तक का, वो सारा उसमें डेट वाइज एंट्री थी, कहाँ कहाँ से किसने क्या डोनेशन दी, जितने भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं भेजे तो उनकी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जितने स्क्रीनशॉट आए थे उस हिसाब से पूरी एक्सेल शीट में एंट्री थी। तो सर आकर टॉर्च से उस एक्सेल शीट को देख रहे हैं। मैं एकदम से चौंकी कि ये क्या है। तो सर ने मुझे कहा कि एक एंट्री यहाँ से तुमसे डिलीट हुई थी, और तुम्हें याद नहीं आ रहा था कि वो पैसा किसका है कितना है। मैंने कहा कि हाँ डिलीट तो हुई थी, और मैंने बहुत सोचा, मुझे याद नहीं आया। तब उन्होंने मुझे याद कराया, ये कुलविंदर कौर के नाम से एंट्री थी 20,000 की। तो मैंने वो एंट्री लिख दी उसमें, क्योंकि मुझे पता था कुछ एंट्री डिलीट हुई है, याद नहीं आ रहा था कि क्या फिगर है, पता नहीं लग रहा था। तो वो सर ने याद कराया। फिर सर ने पूरी शीट को देखते देखते एक जगह फिर रुक रुक गए, बोलने लगे कि यहाँ पे एक एंट्री और मिस है। लास्ट ईयर हरिहर ध्यान महोत्सव में कुछ लोगों ने पिरामिड के लिए पैसा दिया था, तुमने वो पैसा बैंक में जमा किया, लेकिन उसकी एंट्री कहाँ है। बहुत घबराहट हुई कि अब क्या करूं। फिर मैंने नाइट लैंप में ही उठकर देखा और याद किया, बहुत तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पास वो लास्ट ईयर की डायरी पता नहीं क्यों इस बार मैं लेके गई थी, जबकि वो लास्ट ईयर का तो इवेंट हो चुका था। फिर मैंने वो डायरी खोली और उसमें से पूरा हिसाब मिल गया। तो फिर मैंने लैपटॉप खोल के चेक किया कि मैंने वो एंट्री किस नाम से की है। तो वो एंट्री थी हरिहर ध्यान महोत्सव का, मैंने HHDM लिखा था। तो वो एंट्री मिल गई और फिर सर चले गए, तो मतलब मुझे लगा कि चेक हो गई शीट। अगले दिन फिर सर आए, और फिर वैसे ही टॉर्च लेके उस शीट को चेक किया, और मुझे कहने लगे कि इसमें एक कैश एंट्री मिस है।
जो तुम भूल गई हो, एक कैश की एंट्री इसमें नहीं है। और एक और मुझे एंट्री याद कराई कि एक 21,000 की एंट्री और इसमें नहीं है। तो मुझे बहुत घबराहट हुई, मैंने कहा कल तो बच गई थी, आज पता नहीं क्या होगा। फिर वही मैंने उठकर लैपटॉप चलाया, देखा, सारी एंट्रीज चेक की। और फिर सुबह जिनके पास कैश आया था उनको मैंने कहा कि ये एंट्री हम भूल गए हैं, लेकिन सर ने याद कराया। तो इस तरह करके सर ने पूरी एक्सेल शीट चेक की, और ये एक्सपीरियंस मैंने आचार्य जी के साथ शेयर किया, सबके साथ शेयर किया। तो हंस रहे थे बहुत। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि सर ने एक दो चीजें जो भूल गई थी, जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, वो याद करा दी। और कहीं कहीं कोई भी किसी तरह की और गड़बड़ नहीं थी एंट्री, किसी एंट्री में भी। उन्होंने क्रॉस चेक भी किया, और जो एक दो एंट्रीज भूल गए थे वो भी उन्होंने याद करा के उसमें ऐड करा दिया। तो ये अब पता चला कि ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। ये इस किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करना, ये ऐसा नहीं है कि बस हमने अपनी मनमानी से कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया। नहीं, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और बड़ी जागरूकता से ये काम करना होता है। और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ काम। अभी आचार्य जी ने मुझे कहा है कि आप आकर पूरी एंट्रीज जो बैंक स्टेटमेंट है उससे चेक करके हिसाब मिला के दो। तो अभी मेरा एक्सरसाइज फिर 29 से शुरू होने वाला है, 28 को जाऊंगी। लेकिन मुझे कोई किसी तरह की घबराहट नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, हाय क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है जब सर ने चेक कर लिया उसके ऊपर तो कुछ और है ही नहीं, तो वो सब एंट्रीज सही है। तो इस तरह के बहुत एक्सपीरियंस हुए, और सबने बहुत हेल्प किया। मैं किसका नाम लूं और किसका ना लूं ये समझ नहीं आता। हो सकता है किसी का छूट जाए, इसीलिए मैं सबका ही नाम ले रही हूँ, जो जिन्होंने फिजिकली वहां आश्रम में जो सब थे जिन्होंने सेवा की। और जैसे बहुत सारे ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने एस्ट्रली काम किया। और कहीं भी किसी भी जगह सर ने हमें ये महसूस नहीं होने दिया, ना आचार्य जी ने, कि अब क्या करेंगे। बस खुलते चले गए, दरवाजे खुलते चले गए। थोड़ा बहुत हम लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, सोचना चाहिए भी, लेकिन वो हमारी बात सुन के हंस देते थे। तो लगता था नहीं, ये सब सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, इतना सब कुछ होने के बाद अभी हैरानी होती है, सपना सा लगता है। पत्री मैडम ने भी अपने मैसेज में कहा कि सपना लग रहा है, लेकिन ये सपना सच्चा है। ये मैनिफेस्ट हो गया जिसको कहना चाहिए। और इसमें हमने कोई संकल्प नहीं किया, कोई हमारा संकल्प नहीं था पिरामिड बनाने का, ये सब करने का, बस होता चला गया। अपने आप से चीजें होती चली गई। और फिर जब सब कुछ हो गया, हरिहर ध्यान महोत्सव भी हो गया, तो आचार्य जी और पत्री मैडम ने फिर भूमि पूजा की कि डॉर्मेट्री के लिए और एक रूम और बनेगा, तो उसके लिए भूमि पूजा दोनों ने मिलके की। वो भी कोई हमारा प्लान नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट हमने अभी, हाँ बनेगा इतना हमें पता है। लेकिन उन दोनों का ये विजन है, कहना चाहिए, संकल्प तो नहीं, कि अब शरद पूर्णिमा वाली नवरात्रि से पहले ये दोनों काम हो जाएंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर उन दोनों को, दो योगियों को ऐसा लग रहा है कि ये काम शिवरात्रि तक, ये नवरात्रि तक हो जाएगा, तो अवश्य हो जाएगा। तो जिस तरह से आप सबने अभी तक हर तरह से सहयोग दिया है, तन मन धन से, आगे भी हम आपके सहयोग की कामना करते हैं। ये जो भी चेतना बोध पिरामिड ध्यान कुंड है, चेतना बोध पिरामिड स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर है, ये आश्रम की धरोहर है, हमारी नहीं है। जो कुछ भी वहां पर है वो सब आश्रम का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी का नहीं है, आश्रम का है। और वो आश्रम हर किसी के लिए खुला है, हर किसी का आश्रम है वो। ऐसा नहीं कि नीता मैम और जैसी मैम जाएंगी तो इनको कोई खास सम्मान दिया जाएगा और खास तरह से इनको रखा जाएगा, और दूसरे लोग जो हैं वो उनको नहीं, नहीं। ये आश्रम सबके लिए है, सबके लिए खुला है, जो भी कोई साधना करना चाहता है। एक ही शर्त है कि जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए हर समय ये आश्रम खुला है। ऐसा नहीं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हम सामान रखेंगे आश्रम में और मंदिरों में घूमने चले जाएंगे और फिर जब मन होगा तब आ जाएंगे, नहीं, उसके लिए नहीं है। ये केवल और केवल साधना का स्थान पत्री जी ने और आचार्य जी ने मिलकर बना के दिया है, और उन्होंने ये लिखा भी है। कुछ लोग आए थे, उनके जो बहुत क्लोज आचार्य जी के जो लोग हैं वो आए थे, तो आचार्य जी खुद उन्हें ऊपर लाए थे दिखाने के लिए। तो उस समय आचार्य जी ने मैसेज लिखा था कि ये केवल साधना की जगह है, साधकों के लिए ये स्थान बनाया गया है।
तो साधक कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अगर हमारा भाव शुद्ध है और सही मायने में हम साधना करना चाहते हैं, तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं, मार्ग खुला है। कभी भी कभी भी हम कर सकते हैं। एक चीज और, हम जो नीता मैम और मैं और सब सोच रहे हैं कि कोई हमें वहां पर एक ऑफिस मैनेज करने के लिए, रख रखाव के लिए, हाउस कीपिंग के लिए कोई एक व्यक्ति मिल जाए या कोई लेडी मिल जाए, ताकि उसका सुचारू रूप से देख रेख हो सके। क्योंकि अब बना लिया तो अब ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि उसका रख रखाव सही हो, और फिर वहां पर कार्यक्रम होते रहें। तो जैसा पत्री मैम ने और आचार्य जी ने मिलकर सलाह की थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो उस समय अनाउंस नहीं हो पाया, तो उन दोनों ने जो प्लान बनाया था, सलाह की थी कि यहाँ पर जैसे अब नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में मौन ध्यान साधना होगी। कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कॉमन रूम में, कॉमन हॉल में रहना पड़ेगा, और कॉमन ही जो वॉशरूम्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे, जब तक अभी डॉर्मेट्री और रूम का नहीं हो जाता अरेंजमेंट। तो मौन ध्यान साधना होगी, सेवा होगी, स्वाध्याय होगा, सज्जन सांगत्य होगा, और सेल्फ एनालिसिस जो बहुत जरूरी है रिसर्च के लिए। सेल्फ रिसर्च है ये, कि हम कहाँ खड़े हैं, और साधना करने के बाद हमें हमें क्या महसूस हो रहा है, या हमने क्या अपने लिए चेक किया है कि कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ हमें मार्गदर्शन चाहिए। तो मार्गदर्शन के लिए, हमारी कमजोरियों पर काम करने के लिए भी हमारे पास पत्री सर ने कितना बड़ा मेंटर छोड़ा है, महान मेंटर छोड़ा है, कि हम कहीं भी साधना के मार्ग में रुकावट आ रही है तो हम आचार्य जी से बात करके पूछ सकते हैं कि हम आगे किस तरह से और साधना बढ़ाएं अपनी। सेवा के लिए मार्ग खुला है, स्वाध्याय करें, वहां पे धीरे धीरे हम लाइब्रेरी का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आप स्वाध्याय कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आगे आगे प्लान करेंगे। और संगीता मैम जैसे रिसर्च सेंटर की बात करती हैं, तो आगे जैसे ही वो अपनी थोड़ा जिम्मेदारी से, ऑफिशियल जो है उनकी, उससे छुट्टी लेंगी, तो आगे रिसर्च सेंटर पे भी हम इसमें कार्यक्रम करते रहेंगे, कैंप करते रहेंगे। और पूर्णिमा ध्यान हर महीने हम करेंगे 3 दिन का। आगे बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, बुद्ध पूर्णिमा पे 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये आप समझ लो कि यहाँ पर कोई वर्कशॉप्स नहीं होंगे, यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर कोई ऐसा क्लासेस और वो सब नहीं होगा। जब भी यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा शिवरात्रि के अलावा, यहाँ पर मौन ध्यान साधना ही होगी। क्योंकि अगर इतने हाई एनर्जी फील्ड में जाकर आचार्य जी जो इतना मौन में रहते हैं, अगर उनके सानिध्य में जाकर हमें मौन रखना नहीं आया तो कहाँ जाके रखेंगे। तो जब भी यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा, तो ये आप अपना माइंड मेकअप करके आना कि मौन ध्यान साधना है यहाँ पर। क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना मौन कैसे रहेंगे, कई बिगनर्स हैं। तो एक ट्रायल किया जा सकता है। आप खुद के साथ एक रिसर्च करो, ट्रायल करो कि एक दिन मैं मौन रहती हूँ, 2 दिन रहती हूँ, 3 दिन रहती हूँ, चलो करके देखते हैं। तो करके देखने से ही पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या है। तो अनुभव जैसे जैसे होंगे हमें अच्छा लगेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो मुझे जितना थोड़ा बहुत याद रहा मैंने आपके साथ शेयर किया, और तो मुझे कुछ याद आ नहीं रहा। हाँ, मैं वाजपेयी जी का और अनुपमा जी का बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि हमारी एब्सेंस में भी अभी इतने लोग ज्ञान भारत में ये एक्सपीरियंसेस सुन के पिरामिड को देखने जा रहे हैं। परसों भी 5-6 लोग आगरा से गए हैं, कोई हिसार से जा रहा है, जिस जिसको पता चल रहा है वो जा रहे हैं, और हमारी एब्सेंस में वो लोग उनको प्रॉपर सम्मान देते हैं, उनको पिरामिड में जाके दिखाते हैं, वो बैठ के वहां पर साधना करते हैं। तो बहुत बहुत उनका थैंक यू है कि हमारी एब्सेंस में भी वो अपनी जिम्मेदारी से इस पिरामिड को किस तरह से चलाया जाए इस बारे में विचार भी करते हैं, और अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और वाजपेयी जी ने तो अपने पर्सनल अकाउंट से, पता नहीं, अब मैं बताना जरूर चाहूंगी कि कुछ अकाउंट में पैसा था, लेकिन आचार्य जी के सिग्नेचर नहीं हुए थे उस समय चेक पर। तो जब जब कुछ कुछ पेमेंट करनी होती थी, तो ऐसा नहीं है कि अचानक आचार्य जी के पास जाएंगे, वो साधना में है तो उनको कहेंगे चेक साइन करो, नहीं। तो वाजपेयी जी अपने पर्सनल अकाउंट से पेटीएम करते रहते थे। और जब अब हिसाब किया तो पता चला कि 2.25 लाख रुपए अभी हमने उनका अकाउंट से निकाल के देना है। तो शायद मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं होती आज भी कि मैं इतने पैसे खर्च करूं।
कि फिर मिलेंगे वापस, नहीं मिलेंगे, नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से सारे जो भी क्लियर करने थे बिल कर दिए, कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे देना। और परसों आज न्यूजीलैंड से एक मैडम आई थी मुझसे मिलने, कल वो वृंदावन गई थी, और मैंने वाजपेयी जी को कहा कि न्यूजीलैंड से मैडम आ रही हैं और वो पिरामिड देखने आएंगी। तो मुझे कहने लगे कि पिछली बार तो वो आया नहीं हाउसकीपिंग वाला, तो सफाई हुई नहीं है, तो साफ नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो पिरामिड देख के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी हम नहीं कर पाए इसकी व्यवस्था। तो वाजपेयी जी ने फिर शाम को मुझे बताया कि वो लोग नहीं आए हैं किसी कारण से, और कह रहे हैं मैंने जैसे ही आपने कहा कि वो लोग आ रहे हैं देखने, तो ऊपर जाकर पूरी छत धुलाई की, पूरी सीढ़ियां साफ की, कि कोई आएगा तो गंदा ना लगे पिरामिड। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू है, कि हम तो इतने सीख रहे हैं, डेफिनेशन सीख रहे हैं, सेवा कैसे करनी है, और बड़े बड़े सब्जेक्ट हम समझ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने करनी है उन्हें कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और एक अभी मुझे याद आई बात, कि हम विशुद्ध प्रेम की बात करते हैं, असल में देखा जाए तो हम अभी तक विशुद्ध प्रेम की परिभाषा ही रट रहे हैं, परिभाषा ही समझ रहे हैं। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, याद आ गई मुझे, मैडम के साथ मैडम की केयर टेकर आई थी, सभी जानते हैं, ममता जी। और मेरे साथ दिल्ली से मैं लेके गई थी कि वो मेरी हेल्प करेंगी और वहां पर सारा रख रखाव में मदद करेंगी। माया जी, माया उनका नाम है, तो माया जी, तो दोनों ने इतने अच्छे से काम संभाला कि पता ही नहीं किचन में दोनों मिलकर कैसे काम कर रही हैं, वो साउथ इंडियन बनाती हैं या नॉर्थ इंडियन बनाती हैं, दोनों की ऐसी ट्यूनिंग थी कि इतना बढ़िया काम करते थे। अगर मैं चाय बनाने भी जाती थी तो मुझे कहते थे नहीं आप जाओ हम बना लेंगे, तो खुद ही दोनों ने संभाले रखा। और हैरानी तब हुई मुझे कि जब पत्री मैडम को आचार्य जी ने विदा किया, जिस दिन मैडम को आगरा एयरपोर्ट जाना था, तो जैसे ही मैडम पिरामिड से बाहर निकली, तो माया जी ने थाली सजा के मैडम की आरती उतारी। मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता, और वो हर समय ये कहती रहती थी ये मेरी गुरु माँ है, ये मेरी गुरु माँ है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो वहां के माहौल में रह के वो सब देख के, क्योंकि बहुत साधना करती हैं, भक्ति भाव वाली हैं, तो वहां के माहौल में ऐसे रम गई। और मैं देख के हैरान हो गई जब उन्होंने पत्री मैडम की आरती उतारी। और यहीं बस नहीं हुआ, पत्री मैडम की आरती उतारने के बाद उसी थाली से उन्होंने जाके मैडम की केयर टेकर की आरती उतारी। बहुत हैरानी हुई मेरे को, उस समय तो पता नहीं चला, बाद में मुझे वीडियो आया तब मैंने देखा, तो मैं इतनी हैरान होगी कि हम तो परिभाषा ही सीखते रह जाएंगे। हमें तो पत्री मैम में और उनकी केयर टेकर में बहुत फर्क नजर आएगा, कि दोनों को एक जैसा कैसे हम देख सकते हैं। लेकिन मैं देख के हैरान हो गई। मैंने वो 1 मिनट का वीडियो बनाया है, तो किस तरह से, और वो मुझे जो माया जी मेरे साथ दिल्ली से गई थी, वो कह रही मैं इतनी हैरान हूँ और इतनी खुश हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ मनी वाइज दूंगी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे इतना अच्छा सेवा का मौका दिया, मुझे और क्या चाहिए इस समय, इस जीवन में। तो उन्होंने, जब मैडम ने वहां पर वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया, और मतलब मैडम ने कभी भी उस ये नहीं महसूस होने दिया कि वो एक केयर टेकर है या वो काम करने साथ में आई है। मतलब उसके हाथ से पानी लेना, चाय लेना, आवाज मारना, और उसके हाथ से खाना खाना, और जब वुमेन्स डे का केक काटा गया तो मैडम ने उसके हाथ से केक भी खाया। तो वो कह रही है कि मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं है किसी को। हमेशा लोग समझते हैं कि ये तो जी आया है, ये तो काम वाली है, तो अलग तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन वहां हमें ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो वो जो एक विशुद्ध प्रेम का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो अलग है। और परिभाषा रट के और लॉजिकल माइंड से चलना वो अलग है। ये जब अंदर से आता है तो वो सिखाया नहीं जाता, वो सिखाया जा भी नहीं सकता। वो अंदर से आता है, वो भेदभाव ऊंच नीच सब खत्म हो जाता है, सबको एक समान देखते हैं। तो वो मैंने बहुत बड़ा, मैंने खुद ये लेसन सीखा, शायद आज भी मैं वो नहीं कर पाऊं, कहीं ना कहीं मन में ये रह जाए कि नहीं ये मेरा स्टेटस थोड़ा अलग है और इसका अलग है, कहीं ना कहीं मन में वो भाव रहेगा अभी भी। तो अगर आप कहो तो मैं आपसे वो वीडियो शेयर करती हूँ। हमारा हल्दी का ये
शुभ होता है। जरा सी लाइट, इस बार ही लाइट। ममता कहाँ? वाह। ये भाव है, प्रेम नहीं, ये मतलब भाव रहेगा तो ही प्रेम रहेगा ना, फिर चाहे कोई भी सो लो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जस्सी मैम।